हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओके। कुछ मसरूफियात ऐसी थी और कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम ऐसा था कि मैं अपना कोई भी वीडियो नहीं बना सका हूँ। एक मैंने लॉन्ग पीरियड अपना हेल्थ में गुजारा है और हेल्थ प्रॉब्लम में गुजारा है, ट्रीटमेंट में गुजारा है और अभी थोड़ा सा जाके मैं स्टेबल होना स्टार्ट हुआ हूँ। उसके लिए सॉरी, और कोई वीडियो उस टाइम पीरियड में मैंने अपलोड नहीं किया। कुछ हेल्थ का भी ऐसा इशू था कि मैं अपने स्टेबल में नहीं था, तो जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हुआ। ओके, आज से जो होगा वीडियो हम अपलोड करेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट इंडोनेशिया, लाइफस्टाइल अबाउट इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइटल से तो देख लिया कि आपने एज ए फॉरेनर आप कैसे इंडोनेशिया में स्टेबल हो सकते हैं और शादी कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप शादी कर सकते हैं। इंडोनेशिया में शादी करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो डिफ़िकल्ट भी हैं और कुछ लेंथी भी हैं। डिफ़िकल्ट एक्चुअली हर कंट्री में होता है, बट डिफ़िकल्ट लेंथी भी है। तो उनको आपने समझने की कोशिश करनी है तो आपको आसान होगा। आपने लॉन्ग पूरा वीडियो जो है वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप। नंबर वन, आपको चाहिए होता है एनओसी चाहिए होता है आपको आपकी एम्बेसी से। इवन आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, इवन कि आप किसी भी कंट्री से हैं, आपको एनओसी चाहिए आपके अपने कंट्री की एम्बेसी से। लेट्स से मलेशिया से हैं आप, तो आपको मलेशिया एम्बेसी से आपको एनओसी चाहिए। इंडिया से हैं तो आपको इंडिया एम्बेसी से आपको एनओसी चाहिए कि आप इंडोनेशिया में शादी करना चाहते हैं, तो वो एम्बेसी वाले हैं आपको एनओसी देते हैं। अब एनओसी के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? एनओसी के लिए रिक्वायरमेंट्स आपकी सबसे पहले लड़की की तरफ से आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। फॉर्म फॉर्म चाहिए होते हैं एन सातु दुआ तिगा और अम्पा लिमा। इसका मतलब है N1, N2, N3, N4, N5। N1, 2, 3 and 4, 5। नंबर वन जो है आपको N1 चाहिए होता है, आपने बनाना है। एम्बेसी वाले आपका N1 जो है वो ले लेते हैं अगर आप बनवा लेते हैं एन फॉर्म्स जो है। ये अब आप की लड़की जो है जिसे आपने शादी करनी है वो बनाएगी अपने डॉक फॉर्म्स। वो आपके अपने किसी भी देसा ऑफिस, लेट्स से कि आप अगर जकार्ता में हैं तो जकार्ता के देसा ऑफिस में जाएंगे। लेट्स से कि आप वो किसी भी सिटी के से आप रिलेटेड हैं, आपकी जो फ्यूचर वाइफ है या जो भी है, तो वो आप उसी सिटी के देसा ऑफिस में जाके वो बनवाएंगे डॉक्यूमेंट्स। जब आपने इन डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए उसके बाद आपको अपोस्टिक बनाना है। अपोस्टिक आपकी एक हम वेबसाइट है यहाँ में इंडोनेशिया में, आपने वहाँ से फॉर्म लेना होता है कि आपका वो लड़की का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। बट उसको बनाने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स और हैं। वो आपको नोटारिस से एक लेटर बनाना है। आपने इस वाइट पेपर के ऊपर एक स्टेटमेंट देना है कि आपने मैं शादी करना चाहती हूँ इस लड़के से, मीन के नेशनैलिटी देशवान देशवान और ये नेम है और ये पासपोर्ट नंबर है, इससे मैं शादी करना चाहती हूँ। अब वो दो लेटर बनेगा, एक उस लड़की की तरफ से बनेगा, एक जो है वो उसके पेरेंट्स की तरफ से बनेगा अगर पेरेंट्स हैं, अगर नहीं है तो उसके सिबलिंग से बनेगा। वो अब आपने नोटारिस से बनवाना है। नोटारिस मीन के किसी भी लायर से बनाएंगे, तो वो किसी जो वकील का ऑफिस होता है वहाँ पे जाके वो सिग्नेचर करके आपको दे देंगे। वो वाला नोटारिस का ऑफ लेटर जो है वो आपने हम वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है खुद। वो मैं आपको एक अलहदा वीडियो बना दूंगा इस वीडियो के बाद कि आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है हम के लिए अपोस्टिक। अपोस्टिक आपके लिए लेते हैं 3 से 4 दिन लेंगे ऑनलाइन। तो वो आपको ईमेल आ जाएगी, अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो फ़ाइन, अगर नहीं किया तो वो भी फ़ाइन। तो वो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। बट ये नोटारिस के लिए और अपोस्टिक के लिए एक बहुत प्रॉब्लम है लोगों को एक्चुअली, क्योंकि पता नहीं है, ये न्यू रूल है यहाँ पे, तो इसलिए आपको पता नहीं होगा कि कैसे करना है। तो वो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा इसके बाद, एक नया वीडियो, तो आप उस वीडियो को देख लेना। जब वो आपका अपोस्टिक आपको ईमेल मिल जाता है तो वो आपने वहाँ पे जाके नोटारिस के ऑफिस से, सॉरी हम के ऑफिस में वहाँ पे जाके फ़ीस पे करके आप वो लेटर ले सकते हैं। यहाँ तक अगर आपका स्टेप कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होगा आपका, पाकिस्तान से या इंडिया से या मलेशिया या नेपाल या बांग्लादेश। उसके लिए आपको आपका सिंगल लेटर चाहिए कि आप सिंगल हैं। अगर मैरिड हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट और आपका वाइफ की तरफ से परमिशन। अगर आप सिंगल हैं तो आपका सिंगल स्टेटस लेटर और आपके पेरेंट्स या आपके ब्रदर से सिबलिंग से परमिशन लेटर चाहिए होगा। वो आपको आपकी कंट्री से चाहिए होगा। फिर आपने अपने फॉरेन ऑफिस से उसको अटेस्ट करवाना है।
जब आपने फॉरेन ऑफिस से अटैच करवा लिया तो वो आपने लेके आना है साथ में। अब अगर आप तो यहाँ पे मलेशिया में हैं या आप इंडोनेशिया में हैं या आप अगर किसी दूसरे कंट्री में हैं तो वो आपको बनवाना आपके अपने कंट्री से ही पड़ेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। वो परमिशन लेटर आपको फैमिली से बनवा के यहाँ पे आप मंगवा लें। ये लेटर लेके आपको सिर्फ आपका परमिशन लेटर चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका वीज़ा का कॉपी चाहिए और बस ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपने एम्बेसी में चले जाना। बट अब एम्बेसी में जो न्यू रूल है वो आपको लड़की भी लेके जानी है साथ, लड़की के पेरेंट्स भी लेके जाने हैं साथ, या अगर लड़की के पेरेंट्स नहीं हैं तो ये लड़की के सिबलिंग्स को आपने साथ में लेके जाना है। एम्बेसी वाले वहाँ पे आपका इंटरव्यू लेंगे। एम्बेसी ने आपका इंटरव्यू लिया, आपके वाइफ से भी, जो फ्यूचर वाइफ है या गर्लफ्रेंड जो भी है, और उसके पेरेंट्स से भी वो इंटरव्यू लेंगे कि इवन कि आप एग्री हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो वो आपको एनओसी नहीं देंगे। अगर वो लड़की के पेरेंट्स कह देंगे कि हम एग्री हैं तो वो आपको एनओसी एम्बेसी दे देगी। अब एम्बेसी कहाँ पे? एम्बेसी जकार्ता में है। एम्बेसी को लिए आपने 12 बजे से पहले में जाना है। 12 बजे अगर हो गए हैं तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 12 बजे से पहले आपने जाना है एम्बेसी में। 12 बजे के बाद पहले वो आपका इंटरव्यू लेके आपके डॉक्यूमेंट्स लेके वो आपको बता देंगे। आपको फिर आपने फ़ीस जमा करानी है। वो एम्बेसी के साथ ही एक बैंक है, वहाँ पे आपने फ़ीस जमा करानी है। उसकी फ़ीस है कोई 5 लाख समथिंग इस तरह की है। 3 लाख है कि 5 लाख है, इस तरह कुछ है फ़ीस। उसके बाद आपने वो उनको स्लिप दे देनी है एम्बेसी में। वो आपको बोलेंगे कि 4 बजे आएँ, 4 बजे आप आके अपना एनओसी ले लें। 4 बजे आपको जब जाएंगे तो आपको एनओसी मिल जाएगा। अगर तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हो तो वो आपको एनओसी देंगे, अगर नहीं एक्सेप्ट किया तो वो एनओसी नहीं देंगे। वो आपको फिर बताएंगे कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, तो आप दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं। यहाँ तक अगर हो गया है तो वेल एंड गुड। ये बहुत लंबा सफ़र है, ये कोई एक दिन में नहीं होगा या 2 दिन में नहीं होगा, क्योंकि अपोस्टिक जो है वो सबसे लॉन्ग टाइम पीरियड है। अगर तो आप जकार्ता में रहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं तो आपको सारी फैमिली लेके जानी पड़ेगी जकार्ता एम्बेसी में, और फिर वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ तक हो गया। यहाँ होने के बाद आपको फिर क्या है कि आपने वापस अपने, अगर सिटी में है जकार्ता में है तो आप जकार्ता में ही रहेंगे। फिर अगर आपको एनओसी मिल गया, फिर आपने एनओसी लेने के बाद आपने कवा ऑफिस, जो निकाह का ऑफिस है, वहाँ पे जाना है। अपना एनओसी लेके लड़की का कतेपे और काका कतेपे और काका कतेपे जो है वो आपका आईडी कार्ड होता है, और काका जो होता है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर आपका फैमिली कार्ड होता है। और फैमिली कार्ड वो लेके आपने फिर परमिशन लेटर लेके ये आपने कौवा के ऑफिस जाना है, जो निकाह का ऑफिस है वहाँ पे आपने सबमिट कर देना। अब निकाह वाले जो हैं वो आपको डेट देंगे कि आपने इस डेट को आना है और अपना निकाह रजिस्टर करवा दें। फिर यहाँ पे आके आपको एक वो इमाम का नंबर दे दिया जाता है कि आपने इससे रब्ता करना है। वो फिर आपका निकाह बढ़ाता है और उसके बाद आपका निकाह रजिस्टर हो जाता है। जब निकाह रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद वो आपका इमाम कहेगा कि 10 से 15 दिन बाद या हफ्ते बाद या 5 दिन बाद, वो अब आपका उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितना जल्दी आपको एक बुक देगा। वो बुक आपकी देगा इस तरह की जैसे आपका पासपोर्ट होता है, मीन के सेम एज इट इज़ जैसे आपका पासपोर्ट है एज इट इज़ आपका वो बुक देगा। इसी तरह साइज़ का भी बड़ा होता है तो इसलिए। तो ये एक प्रोसीजर है निकाह का यहाँ इंडोनेशिया में, और आपने कैसे करना है। इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके लॉसेस क्या हैं। अगर तो आपका कंट्री का पासपोर्ट स्ट्रांग है, अभी जैसे ये वाला एक पासपोर्ट है, रेड पासपोर्ट है मेरे पास। अगर तो आपका ये कंट्री का पासपोर्ट स्ट्रांग है तो आप अगर वहाँ इंडोनेशिया का पासपोर्ट लेंगे तो फिर आपको बेनिफिट नहीं है। अगर तो आपका पासपोर्ट वीक है इंडोनेशिया से और प्रॉब्लम है आपके पासपोर्ट में, तो आप इंडोनेशिया का पासपोर्ट ले सकते हैं। अब वो ले कैसे सकते हैं, उसके लिए क्या टाइम पीरियड। आपने जब रजिस्टर कर दिया है आप अपना निकाह, उसके बाद आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा, फिर 1 साल का मिलेगा, फिर 1 साल का मिलेगा। 3 साल में एक एक साल का आपको मैरिज वीज़ा मिलेगा। 3 साल के बाद आपको डायरेक्ट 3 साल का वीज़ा मिलेगा। अगर आपका कोई लिंक है तो आप 5 साल का वीज़ा भी ले सकते हैं। इस 5 ईयर आफ्टर 3 ईयर के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं अपना रेजिडेंस के लिए। जब वो आप अप्लाई रेजिडेंस के लिए करेंगे तो वो आपका 1 साल लेंगे। 1 साल में वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपका चेक करेंगे कोई आपके ऊपर टेररिज्म का कोई केस तो नहीं है इस तरह का। अगर तो टेररिज्म वगैरह का केस नहीं होगा आपकी कंट्री में तो
वो आपके एक्सेप्ट कर लेंगे एज ए रेजिडेंस, तो वो आपको 2 से 3 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो पासपोर्ट जो है वो इनका स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है पासपोर्ट, बट एज़ कम्पेयर टू अगर आपके आपकी कंट्री का अगर पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो आपको बेनिफिट नहीं है कि आप पासपोर्ट जो है वो अपना चेंज करें। अगर तो आपका पासपोर्ट वीक है तो फिर आपको बेनिफिट है कि आप इनका पासपोर्ट चेंज कर लें। तो यही थी आज का वीडियो, और अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए आपको इस रिलेटेड इंडोनेशिया या मलेशिया से, तो आप बता सकते हैं इनके कमेंट्स में। तो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी किस्म का भी हेल्प चाहिए आपको तो। थैंक यू सो मच।